नमस्कार दोस्तों, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बता दिया था दोस्तों, हुमायूं से संबंधित उसके जीवन के बारे में, उसके प्रारंभिक जीवनी के बारे में, उसके चरित्र के बारे में और उसके मूल्यांकन के बारे में। तो आज का वीडियो है बहुत खास। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों हुमायूं की कठिनाइयों के बारे में। तो जैसा कि सबसे पहले हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं किसी भी प्रश्नों की उत्तर जब देते हैं तो उसकी भूमिका से, तो इस वीडियो की भी शुरुआत होगी इसकी भूमिका से। तो सबसे पहले इसकी भूमिका में आप लिखिएगा दोस्तों, क्या लिखिएगा कि हुमायूं जो है जब यहाँ का उत्तराधिकार बनता है, यानी यहाँ की उत्तराधिकारी बनता है, बाबर का उत्तराधिकारी बनता है, तो उसे विशाल साम्राज्य जो है दोस्तों प्राप्त होता है। बहुत ही बड़ा विशाल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य जो है इसको मिल तो जाता है, जो कि कहां से कहां तक फैली हुई थी, लगभग मध्य एशिया में आमू नदी, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया में कौन सी नदी, आमू नदी से लेकर जो है दोस्तों उत्तर भारत में बिहार तक क्या हुई हुई थी, फैली हुई थी। और इसी विशाल साम्राज्य की जो आधारशिला थी, जो बेस थी, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। और जो है दोस्तों इसी कारण से ना ही यहाँ संगठन था, ना ही किसी प्रकार की शक्ति थी, यहाँ संगठन और शक्ति का पूर्ण रूप से अभाव था। चलिए दोस्तों आगे लिखते हैं, क्या करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अब आगे बताते हैं कि आपको लिखना क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ ये लिखना है दोस्तों, इस प्रकार से हमको ये समझ में आया कि हुमायूं का जिस समय यहाँ राज्यरोहण हुआ था, हुमायूं जिस समय यहाँ का शासक बना था, उस समय उसे बहुत सारी संकटों का सामना भी करना पड़ा था। और ये जो संकट थे मुख्यतः दो रूप से थे। वे कौन कौन से थे, आंतरिक कठिनाइयां और एक थी दोस्तों बाह्य कठिनाइयां, यानी कि आंतरिक संकट और बाह्य संकट। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन सभी संकटों को पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हमें डील करनी है, यदि ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों 100% अंक लाने के लिए आपको सबसे पहले तो इस बिंदु को लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों आंतरिक कठिनाइयां लिखनी है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट बनाइएगा आप आंतरिक कठिनाइयां, और आंतरिक कठिनाइयों के अंदर दोस्तों सबसे नंबर 1 पॉइंट जो आपका बनेगा वो बनेगा दोस्तों साम्राज्य का दुर्बल स्वरूप। क्या बनेगा दोस्तों, साम्राज्य का दुर्बल स्वरूप। अब देखिए दोस्तों, मैंने तो आपको बताया कि यहाँ की जो साम्राज्य थी वो बहुत ही बड़ी थी, लेकिन यहाँ का जो शासक था, जो हुमायूं यहाँ का सम्राट बनेगा, वो बहुत ही ज्यादा दुर्बल था, और जिसके कारण यहाँ का साम्राज्य भी धीरे धीरे करते करते कमजोर होते चला गया, जिसको तोड़ना किसी के भी दुश्मन के बस की बात हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या थी दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना है साम्राज्य का दुर्बल स्वरूप में, कि जिस समय जो है इसकी स्थापना बाबर ने की थी, उस समय जो है इसमें प्रशासनिक जो शक्ति होनी चाहिए, जो इसके अंदर गुण होने चाहिए, वो बाबर में थी। परंतु ठीक ऐसा गुण जो है दोस्तों हुमायूं में नहीं था। हुमायूं जो है अत्यंत दुर्बल था, बहुत ही ज्यादा क्या था, कमजोर था। बाबर के चरित्र के बारे में यदि हम यहां लिखे दोस्तों, तो लिखेंगे कि बाबर जो है मूल रूप से एक सैनिक था, विजेता था, और जिसने क्या किया था, मध्य एशिया के कुंदूज, बदख्शा, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। बिहार, चंदेरी, इतना तक जो है उसकी साम्राज्य फैली हुई थी। उसके अंदर कुशल प्रशासनिक नीति थी, उसके अंदर सुदृढ़ता थी, और जिसके कारण दोस्तों उसने अपने साम्राज्य का इतना विकास किया था। परंतु जिस समय दोस्तों उसने 4 युद्धों को जीता था, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, तो इस प्रकार से इन्हीं युद्धों के विजयों पर जो है उसकी सैनिक विजय जो है वो टिकी हुई थी। और ठीक इसके पश्चात जो है यहाँ का राजा बनता है हुमायूं, और जिसके अंदर जो है दोस्तों शक्ति का अभाव था। वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ शांति प्रिय था, वो केवल और केवल शांति चाहता था, और वो किसी भी युद्ध में पड़ना नहीं चाहता था। और जिसके कारण धीरे धीरे इसकी जो साम्राज्य थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती चली गई, और एक प्रकार से इसके क्षेत्र में, इसके साम्राज्य में आंतरिक एकता का जो था दोस्तों, इंटरनल यूनिटी का जो था दोस्तों अभाव हो गया था, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। अगला पॉइंट आप बनाइएगा दोस्तों आंतरिक संकट में ही। दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा दोस्तों मुगल सेना की दुर्बलता। क्या बनेगी दोस्तों, मुगल सेना की दुर्बलता। अब देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य की दुर्बलता तो हमने देख ली, अब यहाँ की सेना की स्थिति के बारे में समझते हैं कि यहाँ की सेनाएं जो थी वो कैसे, किस रूप में दुर्बल थी, किस रूप में कमजोर थी। तो दोस्तों किसी भी साम्राज्य की जो सैन्य शक्ति होती है ना दोस्तों, वो क्या करती है, उस साम्राज्य को सुरक्षा देने का काम करती है, सिंपल। तो यहाँ की जो मुगल साम्राज्य
साम्राज्य की जो सेना थी वो यहाँ के मुगल साम्राज्य को सुरक्षा तो दे रही थी, ठीक है दोस्तों। और इसके सैनिक जो थे उसमें कौन कौन से वासी शामिल थे? वहां के जो सैनिक थे उसमें उज्बेक, मुगल, तुर्क, ईरानी, अफगान और हिंदुस्तानी। ध्यान दीजिएगा, याद रख लीजिएगा, उज्बेक, मुगल, तुर्क, ईरानी, अफगान और हिंदुस्तानी। इस जगह के जो वासी थे, इस क्षेत्रों के जो वास करने वाले लोग थे, यहीं के लोग जो है इसकी सेना में शामिल थे। अब जो है दोस्तों इसमें इतना से इतना आपको लिखना क्या है मैं बता देता हूं। सिंपल सी बात आपको लिखनी है दोस्तों अपने शब्दों में कि इस समय जो है दोस्तों, जिस समय हुमायूं यहाँ का शासक बनता है उस समय यहाँ के जो सेना थे, वहाँ के जो सेना नायक गुण होने चाहिए वो बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं थे, और जिसके कारण दोस्तों वहाँ की जो सेना थी उस सम्राट पर किसी भी प्रकार से जो है दोस्तों ना भय रखती थी, ना डर लगता था उनको, और ना ही वो दोस्तों किसी भी प्रकार से उस राजा के बातों को मानते थे। जैसा कि बाबर ने किया था वैसा हुमायूं के अंदर ऐसा गुण नहीं था, और ठीक इसके कारण दोस्तों हुमायूं को इस प्रकार से अपनी अनेक कठिनाइयों में फंसता चला गया। अगला पॉइंट आपका थर्ड नंबर बनेगा दोस्तों, हुमायूं के ईर्ष्यालु भाई। अब देखिए दोस्तों ये बहुत ही मजेदार पॉइंट है जो थर्ड नंबर में बनेगा, हुमायूं के ईर्ष्यालु भाई। अब जो इसके भाई जो थे दोस्तों वो भी इससे क्या करते थे? जलन रखते थे, जेलसी फील करते थे। किस बात की जेलसी फील करते थे? क्योंकि दोस्तों कि जिस समय बाबर जो है आप लिखिएगा मृत्यु शैया पर था, मरने की स्थिति में था, उस समय जो है दोस्तों उसने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और जो है उसने क्या कहा था? हुमायूं से ये कहा था, उससे आज्ञा दिया था कि आप जो है उदारता का व्यवहार अपने भाइयों के प्रति रखना। अब जो है हुमायूं ने उसी उदारता की भावना को तो रखा अपने भाइयों के प्रति, परंतु दोस्तों इसका भाई जो कि कामरान बहुत ही ज्यादा क्या था? महत्वाकांक्षी था, और जिसके कारण दोस्तों उसकी जो इच्छा थी वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी इच्छाओं से परिपूर्ण था, और जो है दोस्तों हुमायूं से धीरे धीरे ईर्ष्या की भावना रखने लगा। हालांकि दोस्तों बाबर ने कामरान को भी हुमायूं के प्रति जो है हुमायूं के जैसा ही वरीयता दी थी, और उसने जो है अलग अलग क्षेत्र जो है अपने पुत्रों को दिया था, परंतु जैसे ही हुमायूं यहाँ का सम्राट बन जाता है यहाँ के भाइयों में खलबली मच जाती है, और यहाँ के जो हुमायूं के अपने ही भाई होते हैं वो इससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार निभाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आप बनाइएगा, मिर्जा वर्ग का विरोध। क्या होगा दोस्तों? मिर्जा वर्ग का विरोध। अब इस पॉइंट में आप लिखिएगा दोस्तों जो आपका फोर्थ नंबर पॉइंट है। अब सबसे पहले ये आप समझिए कि मिर्जा कहते किसको थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों जो तैमूर के वंशज थे, अब आप वंशज तो समझ रहे होंगे ना दोस्तों, जो एक ही कुल खानदान के होते हैं उसे वंशज कहते हैं, जो कि आप अपने वंशावली में भी निरूपित करते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों तैमूर के जो वंशज थे उसे ही हम लोग मिर्जा कहते थे, और यही मिर्जा जो है हुमायूं के लिए बहुत अधिक समस्या उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि इन मिर्जाओं का दावा था कि जिस सीट पर, जिस राजगद्दी पर हुमायूं को बैठाया गया है, जिस राजगद्दी पर हुमायूं 1530 ईस्वी में शासक बना है, उस राजगद्दी पर इन मिर्जाओं का हक है, और वे जो है हुमायूं को यहाँ का शासक नहीं बनने देना चाहते थे, और निरंतर उसके शासक बनने के बाद वे क्या करते थे? इनकी जो है विरोध करते थे। तो चलिए दोस्तों इसमें आप लिखिएगा क्या, आपको तो मैंने बता दिया, इसको जो है आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, परंतु मैं इसके पॉइंट्स को थोड़ा पढ़ देता हूं। क्या है दोस्तों? मुख्य रूप से इसमें सुल्तान हुसैन बैकरा, ठीक है दोस्तों, सुल्तान हुसैन बैकरा के जो पौत्र थे, उनके जो पौत्र थे, यानी कि पुत्र के पुत्र, समझ रहे हैं ना दोस्तों, या पुत्री के पुत्र, समझ में आ रहे हैं, यानी कि या तो नाती या तो पोता, उसी को हम लोग कह सकते हैं पौत्र। अब जो सुल्ताना हुसैन बैकरा के जो पौत्र थे वही इस वर्ग में मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभा रहे थे, जिसमें दो नाम बहुत खास है, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद जमान मिर्जा, जो कि क्या था? बाबर की पुत्री मासूमा बेगम, ध्यान दीजिएगा, बाबर की पुत्री मासूमा बेगम, और हुमायूं का जो सौतेली बहन था उसी का पति था कौन? मोहम्मद जमान मिर्जा, यानी सिंपल सी बात कहें तो हुमायूं का जीजा जी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा जो एक व्यक्ति प्रमुख था वो था दोस्तों मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। अब ये दोनों क्या करते थे दोस्तों? इन दोनों ने क्या किया था? हुमायूं के जो शासक बनने की जो
समय थी, जिस समय हुमायूं यहाँ का शासक बना, उस समय इन्होंने क्या किया था, उसके सिंहासन को बिठाने पर इन्होंने षड्यंत्र रचा था कि उसे जो है उस सिंहासन ना मिले और उसका जो हक है वो इन मिर्जाओं के हाथों में ही रहे। तो इस प्रकार से है दोस्तों यहाँ भी क्या किया गया, बहुत ही प्रकार के षड्यंत्र रचे गए और जिसके कारण इन सभी कठिनाइयों का सामना किसे करनी पड़ी, हुमायूं को करनी पड़ी थी दोस्तों। अब अगला पॉइंट आप बनाइएगा, जो 5th नंबर पॉइंट है वो है दोस्तों रिक्त राजकोष। अब राजकोष तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, राजकोष क्या होती है, किसी भी आपातकालीन स्थिति में क्या करती है, या फिर किसी भी ऐसी स्थिति में जिस समय सम्राट को अपने लोगों को, अपने सैनिकों को या फिर अपने क्षेत्र में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को धन देना हो, मुद्रा देना हो, पैसा देना हो, किसी प्रकार से आर्थिक सहायता देना हो, तो वो अपने राजकोष में उसके लिए धन एकत्रित पहले से करके रखता है। तो यहाँ का जो राजकोष था दोस्तों मुगल साम्राज्य का, वो पहले ही क्या हो चुका था, खाली हो चुका था। अब खाली कैसे हो चुका था दोस्तों, इसको मैं समझाता हूं। खाली यूं इसलिए हो चुका था दोस्तों क्योंकि जिस समय हुमायूं यहाँ का राजगद्दी पर बैठा था, उससे पहले ही जिस समय बाबर दिल्ली पर अधिक जोर शोर से यहाँ पे जो है शासन करने की क्रम में था, तो अपने राजकोष को खुले हाथों में क्या कर देता था, बांट देता था। सिंपल सी बात है दोस्तों, उसने क्या की थी, उसने जो है आधा से ज्यादा जो राजकोष की जो मुद्राएं थी उन्होंने किसको दे दिया, इसका प्रबंध जमींदारों को दे दिया और इन्हीं जमींदारों ने यहाँ के राजकोष को पूरी तरीका से खाली कर दिया और इस प्रकार से यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी और जो है दोस्तों ये भी हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ी संकट का रूप ले लिया। अब ये थे दोस्तों आंतरिक कठिनाइयां। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों बाह्य कठिनाइयां। ठीक है दोस्तों, अब बाह्य कठिनाइयां में आप लिखिएगा दोस्तों, जो बाहर की कठिनाइयां होती हैं, सिंपल सी बात। अब इस पॉइंट में आप क्या लिखिएगा मैं आपको बताता हूं, इतना पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मैं हूं आपकी सभी समस्याओं का हल कर देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप सिंपल सी बात लिखिएगा दोस्तों कि बाबर ने क्या किया था, बहुत ही ज्यादा युद्ध किया था। पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये मैंने पहले बता दिया। अब बाबर ने जिस समय जो है दोस्तों अपना युद्ध किया, तो उसने अपनी प्रमुख शक्तियां जो है पूरी की पूरी झोंक दी थी और दो प्रमुख शक्तियों से बाबर ने बहुत ही गहरा, बहुत ही प्रमुख युद्ध लड़ा था और जो है दोस्तों उस युद्धों में अफगानों को हराया था और जो है दोस्तों खानवा के युद्ध में राजपूतों को हराया था और ठीक इसके बाद तुरंत उसको चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध भी करना पड़ा था। और इस प्रकार के युद्ध करने के बाद दोस्तों इसकी मृत्यु तो हो जाती है, हुमायूं तो यहाँ का शासक बन जाता है, लेकिन दोस्तों इसके जो जिनको जो है इन्होंने पराजित किया था वहाँ के शासक या फिर उसके शासकों के उत्तराधिकारी जो है दोस्तों इसके ऊपर, हुमायूं के ऊपर जो है हमला करने को तैयार थे, क्योंकि ये बदला के आग में क्या कर रहे थे, झुलस रहे थे और ये बदला लेने के लिए तैयार थे। यानी कि जो बाहर की कठिनाइयां थी इस प्रकार से थी कि बाबर ने जिन व्यक्तियों को हराया था, ठीक उसके वंशजों ने, ठीक उसके शासकों के उत्तराधिकारियों ने मुगल साम्राज्य पर फिर से जो है दोस्तों एक प्रकार से मुसीबत की घड़ी खड़ा कर दी थी। अब दोस्तों इसके आगे एक पॉइंट बनाइएगा आप, जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा। आपने अभी तक देखा दोस्तों आंतरिक कठिनाइयां, बाह्य कठिनाइयां। अब अगला देखते हैं दोस्तों, जो इसका लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा वो है दोस्तों व्यक्तिगत कठिनाइयां। अब व्यक्तिगत कठिनाइयां में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, व्यक्तिगत कठिनाइयां में हम लोग देखेंगे कि हुमायूं ने जिस प्रकार से आंतरिक कठिनाइयां और बाह्य कठिनाइयों का सामना किया था और उस प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे उससे उसकी क्या हो रही थी, उसकी जड़ें कमजोर हो रही थी, उसकी साम्राज्य दुर्बल हो रहा था, वो बहुत कमजोर होते चला जा रहा था। ठीक इसी प्रकार से उसमें यदि कुछ व्यक्तिगत गुण होते तो इनको जो है वो बचा सकता था, अपने साम्राज्य को बचा सकता था। वो कौन कौन से गुण थे जिसका अभाव इसके अंदर थी और उसी को हम लोग इसके व्यक्तिगत कठिनाइयों की गिनती में रखते हैं। तो दोस्तों कि यदि वो एक योग्य सेना नायक, एक योग्य कूटनीति और प्रशासक के गुण जो हैं हुमायूं के अंदर होते तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी आंतरिक कठिनाइयां और बाह्य कठिनाइयों को वो दूर कर सकता था, लेकिन ऐसा ना कर पाया क्योंकि उसके अंदर इन सभी चीजों की क्या थी, अभाव थी। एक सेना नायक, कूटनीति और प्रशासनिक गुण की अभाव थी, ये उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयां थी। बाबर ने दोस्तों जो है दोस्तों बाबर ने क्या किया था,
कई अच्छे अच्छे गुणों का जो है उसने क्या किया था, परिचय दिया था। और जो है उसके अंदर दो प्रमुख ऐसे गुण थे जो कि क्या किया था, उसने अनेक युद्धों में उसे विजय दिलाई थी। वो गुण थे दोस्तों निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है, उसके बाद अडिग संकल्प शक्ति, कभी भी पीछे नहीं हटने की शक्ति। और इन्हीं दोनों शक्तियों का अभाव किसमें था, हुमायूं के अंदर था। और यही हुमायूं की व्यक्तिगत कठिनाइयां में आपको लिखना है। अब दोस्तों अब जो है अमीर जो थे, अमीरों का जो विश्वास था उसे प्राप्त नहीं हुआ। किसे प्राप्त नहीं हुआ, हुमायूं को प्राप्त नहीं हुआ। और ठीक अपनी इसी उदारता की भावना के कारण उसे जो है दोस्तों इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा कि यहाँ के जो अमीर लोग थे वे जो है इसके धीरे धीरे शत्रु बनते चले गए। और शत्रु बनने के बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया था, हुमायूं के जो चरित्र था, उदारता की भावना का चरित्र, उसका गलत फायदा उठाया। और इस प्रकार से दोस्तों हमने ये देखा कि हुमायूं के कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयां थी जो उसके जीवन में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो हमने दोस्तों 7 पॉइंट्स को इसमें डील किया है। आप सभी 7 पॉइंट्स को डील कर सकते हैं। और यदि ये आंसर आपको छोटा लगता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपकी भूमिका आपने लिखी थी उसमें आप उसके हल्के से 2-4 लाइन उसके जीवनी को ऐड कर सकते हैं और इसके बाद उसकी आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपका आंसर जो है दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहीं पे इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। लेकिन दोस्तों एक बात और, यदि आप हिस्ट्री से रिलेटेड अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके चैनल तक आसानी से पहुंच जाया करेंगी। थैंक यू दोस्तों।